Hello, hello, hello. Let's start CSET reasoning arrangement 1. We have seen a lot of questions of arrangement in CSET in previous years. We are going to cover few questions in this session. We are going to cover few more questions in the next session of arrangement. And let's see what kind of questions we have seen in the exam. हम उन क्वेश्चंस को करने का अप्रोच क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. सो ये क्वेश्चन कह क्या रहा है. सो जब भी हम किसी क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उसमें हमेशा देखेंगे कि क्वेश्चन कहने की कोशिश क्या कर रहा है. और कुछ भी पढ़ने के पहले हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि हम ऑप्शन एक बार देख लें और उसके बाद उसको समझने की कोशिश करें कि क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है. ठीक है. सबसे पहले एक काम करते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं कि बी जो है वो ए और जी के बीच में बैठा हुआ है, सी जी के अपोजिट बैठा हुआ है, ई जो है वो एफ के अपोजिट बैठा हुआ है, नन ऑफ द अबव. और क्वेश्चन पूछ रहा है डेफिनेटली करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है. ठीक है. करेक्ट पूछ रहा है. तो अब अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे. ठीक. The first question says 8 students A B C D E F G H sit around a circular table. ठीक है. डेफिनेटली करेक्ट का मतलब यहाँ पे जब भी डेफिनेटली करेक्ट की बात करेंगे तो हो सकता है कि मल्टीपल केसेस भी बन रहे हो. डेफिनेटली करेक्ट मतलब हर केस में वो स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए. ठीक है. अगर 8 लोग एक सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, बेसिकली वो लोग कुछ ऐसे बैठे होंगे कि दिस इज गोइंग टू बी अरेंजमेंट. 8 people they are sitting. Okay. Equidistant मतलब डिस्टेंस सबके बीच का सेम है. And all of them are looking towards the center. ठीक है. तो सब लोग सेंटर की तरफ ही देख रहे हैं. ठीक है. Now it says that B and D sit neither adjacent to C nor opposite to C. मतलब B और D में जो भी आदमी है वो ना तो C के बगल में बैठा हुआ है ना C के अपोजिट बैठा हुआ है. तो इसका अपोजिट जो होगा वो ये होगा. अब आगे देखते हैं. नाउ ए सिट्स बिटवीन ई एंड डी. तो मैं एक काम करता हूँ, ई को यहाँ बिठा देता हूँ, ए को यहाँ बिठा देता हूँ, डी को यहाँ बिठा देता हूँ. राइट. अरेंजमेंट ऐसा भी हो सकता है कि डी यहाँ पे बैठा है, ए यहाँ पे बैठा है, ई यहाँ पे बैठा है. दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबल अरेंजमेंट. लेकिन मुझे डेफिनेट अरेंजमेंट चाहिए तो कोशिश करेंगे कि पहला एक केस बना के जितने ज्यादा ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए उतने कर देते हैं. उसके बाद फिर सेकेंड केस अपन देखने की कोशिश करेंगे. ठीक है. अगर डी यहां बैठा हुआ है तो सी डेफिनेटली यहां नहीं हो सकता. सी डेफिनेटली डी का अपोजिट जो होगा वो ये होगा. तो सी यहां पे भी नहीं हो सकता क्योंकि बी और डी ना तो सी के बगल में है ना सी के अपोजिट है. तो इसका मतलब सी की पोजीशन ये और ये दोनों ही नहीं हो सकती. ठीक. अब इसके बाद ये बोल रहा है कि एफ सिट्स बिटवीन बी एंड एच. एफ जो है वो बी और एच के बीच में बैठा हुआ है. ठीक है. तो मैं काम करता हूँ, बी को यहाँ बिठा देता हूँ, एफ को यहाँ बिठा देता हूँ, एच को यहाँ बिठा देता हूँ. जस्ट एक पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है कि वो बी यहाँ पे बैठा हो, एफ यहाँ पे बैठा हो, एच यहाँ पे बैठा हो. अरेंजमेंट उल्टा भी हो सकता है. अब सी के लिए पोजीशन क्या बनी, ये. ठीक है. तो बी के अपोजिट में सी आ गया. इसका मतलब जो अरेंजमेंट हमने लिया वो हमारा अरेंजमेंट गलत है. वो अरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है. तो इसमें अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज कर देते हैं. थोड़ा सा चेंज कैसे करेंगे कि ये हटाया. अब क्या करते हैं, बी को यहां बिठा देते हैं, एफ को यहां बिठा देते हैं और एच को यहां बिठा देते हैं. दिस इज अ पॉसिबल अरेंजमेंट. ठीक है. अब बी यहां पे बैठा हुआ है तो सी यहां पे नहीं बैठ सकता. बगल में तो बैठने का स्कोप ही नहीं है कि बी के बगल में ई बैठा है और एफ बैठा है. तो सी के लिए एक ही पोजीशन बची, दैट इज दिस. और जी यहां पे बैठा होगा. ठीक. दिस इज, आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ डेफिनेट अरेंजमेंट, दिस इज अ पॉसिबल अरेंजमेंट. अब बी जो है क्या वो ए और जी के बीच में बैठा हुआ है, नहीं बैठा हुआ है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स. सी जो है वो जी के अपोजिट बैठा हुआ है, नहीं बैठा हुआ है. सो डेफिनेटली करेक्ट होने का चांस नहीं है. ई जो है वो एफ के अपोजिट बैठा हुआ है, ई एफ के अपोजिट नहीं बैठा हुआ है. जो ई है वो सी के अपोजिट बैठा हुआ है. मतलब थर्ड स्टेटमेंट भी डेफिनेटली ट्रू नहीं है. तो इसका मतलब ए डेफिनेटली ट्रू नहीं है, इट मे बी ट्रू. बी भी डेफिनेटली ट्रू नहीं है, मे बी ट्रू. सी भी डेफिनेटली ट्रू नहीं है, इट मे बी ट्रू. मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हमको कोई आइडिया नहीं है. लेकिन डेफिनेटली ट्रू नहीं है. डेफिनेटली ट्रू क्यों नहीं है, क्योंकि एक केस में ये चीज वैलिड
नहीं हो रही है। इसका मतलब हर केस में इसका ट्रू होना जरूरी नहीं है। तो इसलिए मेरा आंसर जो होगा इस प्रश्न के लिए दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ द अबव। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो इट सेज दैट रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स S1 एंड S2। ओके, कंडीशनल स्टेटमेंट होंगे कुछ। S1 बोल रहा है कि ट्वाइस द वेट ऑफ सोहन इज लेस देन वेट ऑफ मोहन और दैट ऑफ रोहन। ठीक है, ठीक है। तो अपने पास तीन लोग हैं, एक है मोहन, एक है रोहन, एक है सोहन। सो लेट्स अज्यूम सोहन का जो वेट है वो S है, मोहन का वेट H है और रोहन का वेट R है। ठीक है, सोहन के वेट का जो ट्वाइस है, सो ट्वाइस ऑफ वेट ऑफ सोहन जो है वो मोहन के वेट से कम है। तो इसका मतलब सोहन के वेट का डबल मोहन से कम है, इसका मतलब सोहन का वेट मोहन से तो कम है। आगे ये बोल रहा है कि ट्वाइस द वेट ऑफ सोहन इज लेस देन दैट ऑफ रोहन एज वेल। मतलब सोहन के वेट का जो ट्वाइस है वो भी रोहन के वेट से कम है। इसका मतलब सोहन के वेट का डबल जब रोहन के वेट से कम है तो सोहन का वेट जो होगा वो रोहन से भी कम होगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या हम इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इनके बीच में कोई रिलेशन दिया नहीं हुआ है। तो हमें बस सोहन मोहन और सोहन रोहन के बीच का रिलेशन पता है। दिस इज माई फर्स्ट स्टेटमेंट। नाउ व्हाट इज द सेकंड स्टेटमेंट? सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। ट्वाइस द वेट ऑफ रोहन, रोहन के वेट का डबल मोहन के वेट से ज्यादा है। ठीक है, ट्वाइस द वेट ऑफ रोहन, रोहन के वेट का डबल वो सोहन के वेट से भी ज्यादा है। जब रोहन का वेट सोहन के वेट के डबल से ज्यादा है तो रोहन के वेट का डबल सोहन के वेट से तो डेफिनेटली ज्यादा होगा, राइट? अब रोहन के वेट का डबल मोहन के वेट से ज्यादा है। क्या हम ये बोल सकते हैं कि रोहन का वेट मोहन से ज्यादा होगा? पता नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे हम चाहें तो दो वैल्यूज अज्यूम कर सकते हैं कि लेट से रोहन का वेट है 50, मोहन का वेट है लेट से 45। सो जो रोहन के वेट का डबल होगा वो मोहन के वेट से ज्यादा होगा। ठीक है, दैट इज ट्रू, लेकिन रोहन का वेट भी मोहन के वेट से ज्यादा है। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि ये मोहन का वेट हो गया, ये रोहन का वेट हो गया, तो रोहन का वेट मोहन के वेट से तो कम है, लेकिन रोहन के वेट का डबल मोहन के वेट से ज्यादा है। तो यहाँ पे हम कोई भी डेफिनेट वैल्यू हम कंक्लूड नहीं कर सकते। हमें नहीं पता चलेगा कि रोहन का वेट ज्यादा है या मोहन का वेट ज्यादा है। तो इसका मतलब हमें जिस आदमी का वेट सबसे ज्यादा है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन हमें ये समझ में आ गया कि सोहन का वेट सबसे कम होगा। दिस इज व्हाट वी आर श्योर ऑफ। लेकिन लार्जेस्ट वेट किसका है उसके बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है। अब ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब यहाँ पे पहले तीन ऑप्शन में ग्रेटेस्ट बोल रहा है। ग्रेटेस्ट के बारे में हमें कोई नहीं पता है, इसलिए हम सीधे सीधे इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं, दैट इज आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम फिगर आउट नहीं कर सकते कि किसका वेट सबसे ज्यादा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी जो कंडीशंस हैं वो तो सेम ही है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। अब यहाँ पे हमें लीस्ट की बात कर रहा है, तो लीस्ट हम ऑलरेडी फिगर आउट कर चुके हैं कि जो लीस्ट वेट होगा वो सोहन का होगा। इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली जो आंसर आएगा हमारा वो होगा ऑप्शन बी, कि वेट ऑफ सोहन जो है वो सबसे कम है। ऑलरेडी फिगर आउट कर चुके हैं, क्योंकि वो चीज जो है वो पहले स्टेटमेंट से ही पता चल रही है कि ट्वाइस ऑफ सोहन इज लेस देन दैट ऑफ मोहन। तो इसका मतलब सोहन के वेट का डबल जब मोहन से कम है तो सोहन का वेट मोहन से कम है। सोहन का वेट का ट्वाइस रोहन के वेट से कम है, मतलब सोहन का वेट भी रोहन के वेट से कम ही है। तो सोहन का वेट मोहन से भी कम है, रोहन से भी कम है, इसका मतलब सोहन का वेट तीनों लोगों में सबसे कम होगा। ये हम डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हैं। लार्जेस्ट के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। सो इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे उसको अगर हम मैथमेटिकल टर्म में लिख सकते हैं तो हमारे लिए चीजें कंक्लूड करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। सो आपके पास जब भी इस टाइप के प्रश्न आए तो आपका काम ये है कि उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लें, जैसे इस टाइप की इक्वेशन बना के लिख लिया है। उससे चीजें समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है, विजिबिलिटी थोड़ी बेटर हो जाती है। तो अगर मैथमेटिकल टर्म में लिखेंगे तो चीजें थोड़ी सी बेटर होंगी और क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। चलिए
आगे चलते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे पूरा का पूरा सेट है, क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 9, सीधे 6 क्वेश्चन है इसमें। देखते हैं क्वेश्चन, अगर 6 क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन में थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, ज्यादा चीजें होंगी और ज्यादा चीजें पूछी गई होंगी। ठीक, सबसे पहले बोल रहा है कि ABCD 4 बच्चे हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 4 डिफरेंट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, PQRS मतलब सेम ऑर्डर में होना जरूरी नहीं, ठीक है। उनमें से एक बच्चा जो है वो साइंस कॉलेज में पढ़ रहा है, एक आर्ट्स में पढ़ रहा है, एक कॉमर्स कॉलेज में पढ़ रहा है और एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है। नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर का मतलब ये भी है, इसको लिखने का मतलब ये होता है कि ए जो है वो साइंस में नहीं है, बी है वो आर्ट्स में नहीं है, हो सकते हैं लेकिन ये जरूरी नहीं है। और ये जो बच्चे हैं ये 4 स्टेट्स में पढ़ रहे हैं, गुजरात, राजस्थान, असम और केरला, और इसके अलावा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। सबसे पहले इसको समझते हैं कि इसमें अप्रोच क्या लेनी चाहिए इस टाइप के किसी भी सेट में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये फिगर आउट करें कि यहाँ पे पैरामीटर्स क्या क्या है। तो पैरामीटर हैं यहाँ पे 4 पैरामीटर कौन कौन से। एक है नेम, नाम क्या है बच्चों के। दूसरा है उनकी सिटीज, कि सिटी कौन सी है, कौन सा बच्चा किस सिटी में रहता है, तो हमें अरेंजमेंट क्रिएट करना है इनमें। अगली चीज है हमारा कॉलेज, कि किस कॉलेज में पढ़ रहा है वो, साइंस कॉलेज में पढ़ रहा है, आर्ट्स में पढ़ रहा है, कॉमर्स में पढ़ रहा है। और जो चौथा पैरामीटर है वो है स्टेट। यहाँ पे टोटल 4 पैरामीटर गिवन है और इन 4 पैरामीटर से मुझे अरेंजमेंट क्रिएट करना है, ठीक है। अगर हमको जब भी ऐसे पैरामीटर गिवन होते हैं तो हमेशा हम क्या करते हैं कि टेबल बना लेते हैं, क्योंकि टेबल में जो विजिबिलिटी होती है चीजों की वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है, एंड वी अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द स्टैंडर्ड अप्रोच टू सॉल्व अ क्वेश्चन। जो जो इंफॉर्मेशन हमारे पास डायरेक्टली गिवन है उस इंफॉर्मेशन को हम टेबल में भरते जाएंगे, उससे चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी, ठीक है। अब समझते हैं, आई एम कमिंग टू द पॉइंटर्स। फर्स्ट पॉइंटर जो है, तो मैं यहाँ पे जो नेम है वो लिख देता हूँ सीधे सीधे, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया, 4 लोग हैं। डी जो है वो असम में पढ़ रहा है, मतलब डी का जो स्टेट आएगा वो असम आएगा, ठीक है। डी हो गया असम में। आर्ट्स कॉलेज जो है तो कॉलेज में आ गया आर्ट्स, ठीक है। आर्ट्स कॉलेज जो है वो सिटी एस में है, ठीक है, और वो राजस्थान में। ये चीज मुझे अभी तक दी गई है, तो इसका मतलब ये तीनों चीजें जहां पे जाएंगी एक साथ ही आएंगी। तो यहां से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो डी है, डी के लिए ये अरेंजमेंट ट्रू नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे स्टेट राजस्थान गिवन है और डी के लिए स्टेट ऑलरेडी असम लिया गया है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी तीनों चीजें एक साथ उठ के यहाँ पे नहीं आ सकती। इसका मतलब ये अरेंजमेंट डी के लिए नहीं है, किसी और के लिए। समझ लेते हैं आगे क्या कह रहा है। ये स्टेटमेंट हम यूज कर चुके हैं। जो जो स्टेटमेंट हम यूज करते जाएंगे उनको हम क्रॉस करते जाएंगे ताकि हमें आगे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए जो है वो कॉमर्स कॉलेज में है, तो ए का कॉलेज आ गया कॉमर्स। इसका मतलब मुझे ये भी पता चल गया कि ए के लिए भी ये अरेंजमेंट फिट नहीं होगा, क्योंकि आर्ट्स आना चाहिए लेकिन कॉलेज कॉमर्स आ गया, तो ए के लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, हटा देते हैं। बी जो है वो सिटी क्यू में पढ़ रहा है, तो बी के लिए आ गया सिटी क्यू। मतलब ये जो अरेंजमेंट है ये बी में भी नहीं जा सकता, ए में भी नहीं जा सकता, डी में भी नहीं जा सकता, मतलब कहाँ जाएगा? सी में। तो सी में आएगा सीधे सीधे एस, आर्ट्स और राजस्थान, ठीक। ये अरेंजमेंट हमारा लगभग लगभग पूरा हो चुका है। बी जो है वो सिटी क्यू में पढ़ रहा है, ठीक है, ये भी हमने लिख ही लिया है। साइंस कॉलेज इज लोकेटेड इन केरला, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा साइंस कॉलेज और केरला। तो साइंस कॉलेज और केरला के लिए मेरे पास स्कोप कहाँ पे है? यहाँ पे तो डी के लिए तो नहीं हो सकता, सी इज ऑलरेडी फिल्ड। बी के लिए हो सकता है लेकिन ए के लिए भी पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि यहाँ पे कॉमर्स आ चुका है। तो इसका मतलब यहाँ पे आ गया मेरे पास साइंस कॉलेज, यहाँ पे स्टेट आ गया केरला। तो अब जो स्टेट की हम बात कर रहे हैं, एक जो बचा हुआ स्टेट वो है गुजरात, और यहाँ पे जो चौथा स्ट्रीम बचा हुआ है वो है इंजीनियरिंग। तो ये अरेंजमेंट तो हमारा आ गया पूरा, लेकिन जितने स्टेटमेंट गिवन थे
अनफॉर्चुनेटली हम सारे यूज कर चुके हैं, लेकिन अभी भी मेरे पास ए को लेके कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है. इट कैन बी आइदर पी और इट कैन बी आर, इट कैन बी आर और इट कैन बी पी. इन दोनों से रिलेटेड हमारे पास कोई भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम आगे इस पे काम नहीं कर सकते. तो जो गिवन है, सो बेसिकली इट इज कॉल्ड केसलेट, क्योंकि यहाँ पे दो केस बन सकते हैं. तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर डेफिनेट अरेंजमेंट के क्वेश्चन होंगे तो इसका मतलब हमने कहीं गलती की है, लेकिन अगर सारे आंसर आ गए इसका मतलब जो अरेंजमेंट बनना था हमने सही बनाया हुआ है. चलिए अब प्रश्न देखते हैं इस पे. ए इज स्टडीइंग इन, ए कहाँ पे पढ़ रहा है? ए पढ़ रहा है गुजरात में कॉमर्स. सो ए पढ़ रहा है गुजरात में, दैट इज ट्रू. मतलब आंसर इसका आ चुका है, तो हमारा जो आंसर है वो सही है. साइंस कॉलेज कहाँ पे लोकेटेड है देख लेते हैं. साइंस कॉलेज जो है वो बी का है और वो सिटी क्यू में. तो इसका मतलब साइंस कॉलेज कहाँ लोकेटेड है? सिटी क्यू में. इसका भी आंसर हमारा आ चुका है. सी कहाँ पे पढ़ रहा है? सी राजस्थान में, तो सी राजस्थान में ही पढ़ रहा है शायद. सी राजस्थान में पढ़ रहा है. इसका मतलब हमारा आंसर आ चुका है कि सी का जो आंसर होगा वो होगा राजस्थान. क्या सी का साइंस कॉलेज है? साइंस कॉलेज नहीं है. वो बी का है, गुजरात में ए है, और आर्ट्स जो है वो, सॉरी, और सिटी क्यू जो है वो बी की है. तो ये आंसर भी आ चुका है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 समझने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? डी जो है वो सिटी एस में नहीं पढ़ रहा. ठीक है, देख लेते हैं. जो डी है वो या तो आर में पढ़ रहा है या वो पी में पढ़ रहा है, डेफिनेटली एस में नहीं पढ़ रहा है. ठीक है, इसका मतलब पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है. ठीक है, दूसरा ये है कि ए जो है वो साइंस कॉलेज में पढ़ रहा है, लेकिन ए साइंस कॉलेज में नहीं पढ़ रहा है, ए तो कॉमर्स कॉलेज में पढ़ रहा है. इसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट, वो गलत है. ए केरला में पढ़ रहा है, ये भी गलत है क्योंकि ए तो गुजरात में पढ़ रहा है. इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो गुजरात में लोकेटेड है, ये भी गलत है क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो हमने निकाला था कि वो असम में है, इसलिए वो गुजरात में नहीं हो सकता है. इसलिए ऑप्शन डी भी गलत है. और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है. तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? दैट इज ऑप्शन ए. सीधे सीधे अपना आंसर इसका आ गया. अब बचे हुए अगले दो क्वेश्चन हैं, उनको भी देख लेते हैं. क्या कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इंजीनियरिंग कॉलेज. ठीक है, सो इंजीनियरिंग कॉलेज में डी पढ़ रहा है, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि वो असम में लोकेटेड है, लेकिन उसका सिटी नहीं पता हमें. लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज में डी पढ़ रहा है, असम में है, तो हमारा आंसर सीधे सीधे इसका आंसर ऑप्शन डी. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इंजीनियरिंग कॉलेज इज लोकेटेड इन आसाम, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इसका आंसर सीधे सीधे ए हो जाएगा. क्यू इज सिचुएटेड इन आसाम, ये डेफिनेटली गलत है. सी केरला में पढ़ रहा है, सी केरला में नहीं पढ़ रहा है. क्या हमने निकाला है? हाँ, सी केरला में नहीं पढ़ रहा है. केरला में कौन पढ़ रहा है? बी पढ़ रहा है. इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी भी गलत है. और बी गुजरात में पढ़ रहा है, ये भी गलत है क्योंकि गुजरात में ए पढ़ रहा है. तो आंसर इस क्वेश्चन का जो आएगा वो आएगा ऑप्शन ए. सो जब भी हमारे पास इस टाइप के अरेंजमेंट के क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन अभी रिसेंट क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है. उस वक्त आई थिंक ये 17 या 18 के आसपास का क्वेश्चन है, सी सेट 2018-19 का. उस टाइम एक सेट पे 6 से 7 क्वेश्चन भी आए हुए हैं. इस साल क्या होगा ये शायद कोई नहीं जानता, लेकिन अगर उन्होंने पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया पेपर का और इस टाइप के क्वेश्चन दे दिए, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को इसके साथ भी कंफर्टेबल होने की जरूरत है. सो इसलिए इस टाइप के सेट उठा लिए. इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू take different type of questions of arrangement. If anyone has any doubt, you can just drop me a message on chat box, and as soon as I get time, and मतलब जितना जल्दी से जल्दी होगा हम उस क्वेश्चन को रिवर्ट करेंगे. With this we conclude this session. Thank you.